Yes, welcome again. So let's start with our unit 4. Just a minute, let me share the slide with all of you. Anyone please respond? Slides are visible. Yes, sir. Thank you, Prerna. Okay, so let's start with unit 4, which in which we will going to talk about influence of culture on the negotiation and gender issues in the negotiation. इस यूनिट में हमने जो अभी तक बेसिक्स जो क्लियर किया है पर्सुएशन के बारे में, नेगोशिएशन के बारे में और इन्फ्लुएंस के बारे में, उसमें कल्चर का क्या रोल है, कल्चर का क्या इम्पैक्ट है, कल्चर का क्या इफेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू द gender issues related to the male or female involvement in the negotiation part. So first of all, to understand the impact of culture on the negotiation, let's discuss about what is culture itself. So culture is a concept that encompasses the social behavior, institutions, norms of the human societies. It also includes the knowledge, beliefs, art, laws, custom, capabilities, and habits of individuals in these groups. So अगर आप नोटिस करोगे, अगेन मतलब इंडिया के बारे में ही अगर आप बात कर लो, बेशक चाहे आप दूसरी कंट्रीज को तो छोड़ो, इंडिया में ही कितने सारे डाइवर्सिटीज हैं, कितने सारे डिफरेंसेस हैं, नॉर्थ और साउथ का, वेस्ट और ईस्ट का, बात करने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, इवन आप मूवीज को भी देख लो, जो साउथ इंडियन मूवीज हैं, नॉर्थ इंडियन जो बॉलीवुड मूवीज हैं, उनमें कितना मतलब जो जो कंटेंट होता है उसमें भी कितना डेविएशंस होते हैं, कितने वेरिएशंस होते हैं, फूड से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड, बात करने का तरीका, समझाने का, समझने का, हर चीज एक अलग तरीके से मतलब डाइवर्सिफाई है. और उसी तरीके से हमने सामने वाले पर्सन को भी समझाना है. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां मतलब कंट्रीज की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो कंट्री टू कंट्री तो बहुत वेरिएशंस हैं. जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में मैरिज की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर शादी एक ऐसी चीज है जिसमें हर किसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. हर रिलेटिव को मतलब उसमें शामिल करा जाता है, हर किसी को इनवाइटेड किया जाता है. लोग नए नए कपड़े सिलवाते हैं, नए नए तरीके से मतलब एंजॉय करते हैं. कितनी सारी कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं जो मतलब उस पर्टिकुलर 7 to 8 डेज में कंप्लीट किए जाते हैं. अगर ये सेम चीज मैं बात करूँ यूएसए से रिलेटेड, या मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, या साउथ कोरिया से रिलेटेड और नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड, तो एंटायरली डिफरेंट वे है उनका उस चीज को मतलब एक एक मैरिज को कंप्लीट करने का, मैरिज को मतलब मतलब वो करने का, मैरिज करने का. ऐसे ही डील्स की बात कर लो, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर फीमेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कोई सोसाइटीज, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर मेल का डोमिनेशन है बहुत ज्यादा, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर हार्मनी की बात होती है, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल भी इंडिविजुअल अप्रोच को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता, या इंडिविजुअली मतलब मतलब हमेशा हार्मोनी की बात होती है. कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां कल्चर काफी ओपन है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप ओपनली अपनी बात को रख सकते हो, कहीं पर हायरार्की को बहुत ज्यादा एक्टिवली फॉलो किया जाता है. तो उसी बेसिस पर, उसी वजह से ही नेगोशिएशंस की जो टैक्टिक्स हैं, नेगोशिएशंस का भी जो तरीका है वो चेंज हो जाता है. This culture encompass religions, food, what we wear, how we wear it, our language, marriage, music, what we believe is right or wrong, how we sit at the table, how we greet visitors, how we behave with our loved one, a million other things which will differentiate between a country to another country, between a state to another state. Many countries, for example, like France, Germany, US, India, Italy, Russia, China, they are noted for their rich culture, for the custom, for the traditions related to music, art or food, being in a continual draw for the tourist. यहाँ पर आपको मतलब इन कंट्रीज में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं. सो नेगोशिएशन इज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन.
तो इंटरेक्शन भी होते हैं, इट्स नॉट रिलेटेड टू टूरिज्म। कितने सारे मतलब ऐसी चीजें हैं जो मतलब जैसे यहाँ इंडियंस भी काम करने के लिए जाते हैं यूएसए में या यूरोप में, वहां से लोग यहाँ पर आते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, यहाँ पर डील्स करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए। मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, मल्टीपल डील्स होती हैं, मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस ऐसा ऐसा है जहां पर एक दूसरे को कल्चर को नहीं समझेंगे तो आउटपुट जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। कल्चर को समझ के बात करेंगे, उसी हिसाब से बात करेंगे, तब उसमें आउटपुट के चांस ज्यादा अच्छे हैं, आउटपुट एक अच्छा मिलने के। सो नेगोशिएशन एज ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज ए डायनामिक एंड इंटीग्रेट प्रोसेस shaped by these multiple factors. Culture emerges as a powerful force mainly influencing the perceptions, communication style, and strategic approaches of those particular culture, those particular countries, those particular states or societies. Different societies have varying perception of the masculinity and femininity. कहीं पर मस्कुलाइन मतलब मेल को मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं, कहीं पर फीमेल को भी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी दी जाती है, कहीं पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, हायरार्की फॉलो की जाती है, कहीं पर नहीं, एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है कहीं पर। तो कहीं पर नेगोशिएशन के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर डिफाइंड है, कहीं पर नहीं है। वेदर यू आर इन अ बोर्ड रूम और इन एन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और everyday interaction, the negotiation process is inevitably shaped by the culture and the gender dynamics. तो एक मतलब जैसे कि some cultures like they have higher or lower threshold for the conflict. कई कल्चर ऐसे हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट को एक पार्ट समझा जाता है नेगोशिएशन का। कई कल्चर ऐसे हैं जहां पर नेगोशिएशन को हमेशा अवॉइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इन कंट्रीज सच एज जापान और कोरिया, द प्रेफरेंस इज फॉर द हार्मनी रादर देन द ओवर कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कंट्रीज हैं इनमें हार्मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मिल बांट कर काम करने की बजाय कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने के। अपार्ट फ्रॉम दैट, these Japan or Korea, Americans and Germans, these I'm talking about on the basis of some studies. It's not like some perception. These are on the basis of some kind of studies I'm talking about. So if we talk about America or Germans, they have much higher tolerance for a conflict as a way of working through issues. जो अमेरिकन हैं, जर्मन्स हैं, उनका वो मतलब एक तरीका है उनका, मतलब जितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनका टॉलरेंस लेवल उतने ज्यादा हाई है, जितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे उतना ही आउटकम उनका ज्यादा अच्छा होता है। इन चाइना कन्वर्सेशन स्टार्ट विद आउट विद सम इन इनोकुयस टॉपिक्स टू सेट ए मूड फॉर द फ्रेंडलीनेस। चाइना में मतलब ऐसा नहीं है कि टेबल पे बैठते ही, जैसे अमेरिकन है टेबल पे बैठते ही बिजनेस की बात स्टार्ट होती है, वैसे ही चाइना में ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक दूसरे को जानने पहचानने की बात होती है। इफ वी टॉक अबाउट चाइना, वेस्टर्न कल्चर टेंड टू थिंक ऑफ नेगोशिएशन एज ए बिजनेस एक्टिविटी रादर देन ए सोशल एक्टिविटी। कुछ मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर सिर्फ एंटायरली बिजनेस पर फोकस किया जाता है, सोशली कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की जाती। जैसे कि बीइंग एन इंडियन, अगर मैं बात करूं इन आवर कंट्री, सोशली थोड़ा सा कनेक्ट करना जरूरी है, उसके बाद ही हम बिजनेस कर पाएंगे। सबसे पहले मिलते ही हम बात करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका क्या नाम है, आप अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हो, यू आर फ्रॉम राजस्थान और यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और यू आर फ्रॉम दिल्ली। तो उसमें कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इवन दो एक स्टेप और हम आगे चले जाते हैं कि कंपनी की बात कर लो, रीजन की बात कर लो, कास्ट की बात कर लो, सरनेम की बात कर लो। तो एक सोसाइटली मतलब सोसाइटी मतलब एक सोसाइटल एक सोशल एक्टिविटी की तरह देखा जाता है, जिससे कि एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप बने लंबे टाइम के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। इन इंडिया नेगोशिएशन इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल वैल्यूज सच एज कलेक्टिविज्म, हायरार्की और रिलेशनशिप बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल, negotiation in India business setting often prioritize building rapport and trust between before getting down to the business. एक ट्रस्ट क्रिएट करना या मतलब रेपो मतलब रैपर एक रेपो बिल्ड करना वो जरूरी है, सोशली कनेक्ट करना जरूरी है। देन वी डिस्कस अबाउट द बिजनेस। Small talk, sharing meals, or demonstrating respect for hierarchy are common practices that help establish a foundation of trust and mutual understanding. In case of India, so एक ये रिसर्चर हुए हैं काफी रिनाउंड, हॉफस्टेड कल्चरल डायमेंशन के नाम से इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी। ऑन द बेसिस ऑफ 1,17,000 एम्प्लॉइज अक्रॉस 50 कंट्रीज,
across three major regions. This study has been conducted over the 6 years 1967 से 1973 के बीच में कंप्लीट की गई थी। तो इसके बेसिस पर इन्होंने 4 डायमेंशंस जो हैं उसको आइडेंटिफाई किया, लाइक इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्ट, पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एंड मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। इसके अलावा 2 स्टडी सर और ये हुई है 6 थे, 1991 में। यस प्लीज। ये 6 डायमेंशंस थे ना? Yes, they are 6 actually. 4 has been discussed by Hofstede, and two has later been discussed in 1991 by Bond, and in Okay. 2010 Minko. Okay, so these two additional research that used a Chinese developed tool identify a fifth dimension, long-term and short-term orientation, and a replication conducted across 93 separate countries. तो ये जो पहली स्टडी हुई थी 50 कंट्रीज में हुई थी, सेकंड स्टडी 1991 में हुई है अक्रॉस 93 सेपरेट कंट्रीज। तो फिफ्थ डायमेंशन जो है वो आइडेंटिफाई किया गया, एंड एट लास्ट इन 2010 रिसेंटली वन मोर डायमेंशन हैज बीन added in this cultural dimension, intelligence and restraint by Minko. This is a Russian researcher in 2010. तो ये 6 डायमेंशन है जिनको ओवरऑल हम हॉफस्टेड कल्चरल डायमेंशन के नाम से समझते हैं। पावर डिस्टेंस फर्स्ट वन, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इंटेलिजेंस और वर्सेस रिस्ट्रेंट। तो ये इसके बारे में बात करते हैं अभी। फर्स्ट वन पावर डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। पावर डिस्टेंस मीन्स कहां पर कौन सी कंट्री में हायरार्की को ज्यादा फॉलो किया जाता है, कहां पर हायरार्की को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। पावर का डिस्टेंस मतलब इन बिटवीन सीनियर एंड जूनियर पावर का डिस्टेंस मिनिमम है और मैक्सिमम है। मिनिमम मतलब आपके मन में जो बात है वो आप अपने सीनियर को मतलब कह सकते हो, शेयर कर सकते हो, या कहां जहां पर नहीं कर सकते हो वहां पर क्या है। like on the basis of power distance there are means some low power distance countries and some high power distance country low power distance countries like USA and Canada, हाई पावर डिस्टेंस कंट्री जहां पर हायरार्की को फॉलो किया जाता है। जापान का भी कल्चर बहुत रिच है, वहां पर भी जो एल्डर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई है। इवन दो इंडिया से भी ज्यादा वहां पर इस तरह की सेटिंग देखी जाती है। इंडिया में भी हम अपने एल्डर्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बट जापान में इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पावर डिस्टेंस जो है वो काफी हाई है। सेम इज ट्रू फॉर सिंगापुर। पावर डिस्टेंस दिस इज द एक्सटेंट टू विच द लेस पावरफुल मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन ए कंट्री एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। पावर जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन कम्स वन सेकंड डायमेंशन। सर यस प्लीज। सर एक बार आप पावर डिस्टेंस could you just tell it again? Means power distance, it means the, could you just tell it again? I'm not getting it. यस 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 यस, नो नो प्रॉब्लम सुनिधि। पावर डिस्टेंस लाइक हायरार्की को फॉलो करना, जैसे कि इंडिया में हायरार्की को फॉलो किया जाता है। हम कभी भी अपने सीनियर्स को सर या मैम के अलावा हम उनको नाम नहीं ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, वो कंपनीज जो वेस्टर्न ओरिजिन की हैं, जो यूएसए डोमेन की कंपनीज हैं, उनको छोड़ के अगर कोई इंडियन कंपनी होगी तो वहां पर कभी भी आप अपने सीनियर को नाम से नहीं बुला सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, रिलेटिव को आप नाम से नहीं कॉल कर सकते हो। हमारे यहाँ पर वो एक हायरार्की सेट है, वो हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट है। वो हायरार्की यूएसए में फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कभी यूएसए की वेब सीरीज देखी हो, लाइक फ्रेंड्स है, काफी अच्छी वेब सीरीज है, कॉमेडी मतलब है, वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज मींस आई हैव सीन इन माय लाइफ। इवन दो अपार्ट फ्रॉम दैट बिग बैंग थ्योरी है, कॉमेडी सीरीज ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप देखोगे तो वहां पर जो पेरेंट्स हैं, दोस्तों के भी पेरेंट्स हैं, उनको भी नाम से बुलाया जाता है। या वहां पर जो सर और मैडम का जो मतलब एक टैग है वो नहीं होता है, डायरेक्टली नाम लिया जाता है। इंडिया में बहुत मुश्किल है इस तरह से। तो ये पावर डिस्टेंस का जो गेम है वो काफी हाई है इन जापान, सिंगापुर और इंडिया, बट इन यूएसए इट्स वेरी लो। वहां पर आप अपने सीनियर को नाम से बुला सकते हो, उनके साथ में कोई भी चीज शेयर कर सकते हो, आप फ्रेंडली हो सकते हो। बट इंडिया में या जापान में या सिंगापुर में ऐसा देखना नहीं मिलेगा, बहुत कम कंपनीज में देखने को मिलेगा। जो इवन दो जो इंडियन ओरिजिन की है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आई गारंटी। So power distance is extent in which a less powerful member of the institution, या जो हायरार्की में सबसे लोअर पे हैं,
उनको मतलब उनको मतलब दे विद इन ए कंट्री दे एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्विलिबली। मैंने एक एग्जांपल और दिया था आप लोगों को लास्ट जब ये क्लासेस हुई थी। जैसे कि हम बात करें जो हमारे घरों में डोमेस्टिक हेल्पर काम कर रहे होते हैं, मेड है, कुक है, ड्राइवर है या बेबी सीटर है, जो हमारे घरों में देखभाल करते हैं, खाना बनाते हैं या झाड़ू पोछा करते हैं, तो मतलब दिस इज ए सोसाइटल मीन्स माइंडसेट आई एम टेलिंग यू। इट्स नॉट लाइक कि आई एम टेलिंग यू कि मतलब मैं बात जो है सोसाइटी की रियलिटी है वही मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। कहीं ना कहीं एक अनइक्वल डोमेन है। हम कभी भी अपनी मेड को या अपने जो कुक या ड्राइवर है उनको उस रेस्पेक्ट से बात नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। बट इसके अपोजिट अगर कोई यूएसए में भी या कोई यूरोप की कंट्रीज में भी अगर कोई मेड या कुक होगी तो उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। उनके पास में सोशल सिक्योरिटीज हैं, उनके पास में पीएफ का अकाउंट है, उनके पास में सेविंग अकाउंट है, उनको सैलरी टाइम पे दी जाती है, उनको एक्सप्लॉइट ज्यादा नहीं किया जाता है, उनको रेस्पेक्ट दी जाती है। सबसे मेन चीज तो इंडिया में नहीं ऐसा देखने को मिलेगा, बिल्कुल बहुत कम सेटिंग्स में ऐसा मिलेगा आपको देखने को। थोड़ा बहुत जो लोग एजुकेटेड हैं, इवन तो एजुकेटेड में भी नहीं है मैं सच बताऊं तो यहाँ पर पावर डिस्टेंस की वजह से वो बात है, यूएसए में पावर डिस्टेंस जो है वो लो है। Because of that's because of the reason they give equal importance to the PN also, to the chief executive officer also, to the maid also, to the their parents also. सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म मींस जहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनका मतलब उनकी जो टाइज हैं वो लूज हैं। इंडिविजुअलिज्म डिस्क्राइब कल्चर इन विच द टाइज बिटवीन इंडिविजुअल्स आर लूज। ठीक है। यहाँ कलेक्टिविज्म जहां पर कल्चर जो है वो स्ट्रोंग है, इंटीग्रेटेड है, कोहेसिव नेचर में है, जैसे कि इंडिया में है। हम अपनी फैमिली के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। अभी तो फिर भी न्यूक्लियर फैमिलीज अमर्ज हो रही हैं। 20 साल 50 साल पहले तक तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि कोई इंडिविजुअली सरवाइव कर पाए। आज भी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स तो हैं ही हमारे साथ में। इंडिविजुअल की अप्रोच जो है वो इंडिया में कम से कम देखने को मिलती है। बट अगेन अगर मैं बात करूं यूएसए की, ग्रेट ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, जर्मनी की, वहां पर बच्चा जैसे ही जवान होता है वो घर छोड़ के चला जाता है अपना, हंसी खुशी घर वाले उसको जाने भी देते हैं। जैसे ही आप 16 साल के 18 साल के होते हो, आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। इसका मतलब ये है कि आप डिपेंडेंट हो आपकी फैमिली के ऊपर। इंडिविजुअल की बात अगर मैं करूँ तो वहां पर 16-18 साल का बच्चा होते ही वो घर से बाहर चला जाता है, अकेला रहता है, अकेला अपना मतलब सारे काम मैनेज करता है। इंडिया में ऐसा बहुत कम है। स्पेशली अगर मैं बात करूं अपने खुद की यूनिवर्सिटी की तो इवन जो आई एम सॉरी टू से दैट, और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से मतलब कन्विंस करना। बट देर आर मेनी फैमिलीज जहां पर लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता है अगर उनकी जॉब कहीं बैंगलोर में या पुणे में या हैदराबाद में लग जाती है तो, बिकॉज दे बिलोंग टू दिल्ली एनसीआर। तो कोशिश की जाती है फैमिली मेंबर्स की तरफ से कि भाई ये जो हमारी लड़की है वो यहीं दिल्ली, जॉब के लिए मना नहीं करते हैं बट मूवमेंट के लिए मना करते हैं कि अपना घर छोड़ के नहीं जाना है। जो जॉब आपको करनी है आप दिल्ली एनसीआर में करो, लेकिन बाहर अगर कोई कंपनी को की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पर कम से कम मतलब जो फीमेल्स हैं, इवन दो बॉयज भी इन सम एक्सटेंट नहीं जाते हैं बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ दैट कलेक्टिविज्म। तो कलेक्टिविज्म जो है जहां पर स्ट्रोंग है, कोहेसिव है, वहां पर उसी हिसाब से फिर मतलब मैनेज किया जाता है, लाइक सिंगापुर, हांगकांग और मैक्सिको। इंडिविजुअलिज्म जहां पर इन बिटवीन के जो इंडिविजुअल्स के बीच की जो टाई है वो लूज है, लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन। Then comes to masculine or femininity. Masculine pertain to culture in which gender roles are clearly distinct. जहां पर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं या मेल डोमिनेटेड कल्चर है जहां पर क्लियरली रोल उनके डिफाइंड हैं, लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया और इटली और सऊदी अरेबिया और कतार, जो भी मतलब गल्फ कंट्रीज हैं मोस्टली। इंडिया के भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर कंप्लीटली मतलब मेल डोमिनेशन ज्यादा मतलब देखने को मिलता है, लाइक राजस्थान और हरियाणा और यूपी और एमपी। these kind of states they have some kind of domination over female, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बोली जाती है। धीरे धीरे कम हो रहा है बट स्टिल है मतलब। now then comes to femininity. Femininity describe culture in which social genders role overlap, जहां पर फीमेल्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, लाइक यूरोप की कंट्रीज है, स्वीडन है, नॉर्वे है और नीदरलैंड है। then comes from फोर्थ डायमेंशन, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में क्या है, यहाँ पर कुछ अनसर्टेन को सिचुएशन अगर अराइज हो जाती है
तो वहां पर उन कंट्रीज में उन सिचुएशंस को मतलब फेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज दे हैव वेरी लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। कुछ आउट ऑफ ब्लू कुछ अराइज हो गया, कुछ कुछ ऐसा कुछ निकल के आ गई कोई सिचुएशन जिसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ कंट्रीज हैं जहां पर लो है, इस तरह से उनको फेस करना उन सिचुएशंस को, लाइक सिंगापुर, जमाइका और डेनमार्क। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अनसर्टेनिटी आ भी गए तो कोई नहीं, देख लेंगे, फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशंस को हैंडल करना इजी है, लाइक ग्रीस, पुर्तगाल और जापान। देन कम्स वन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो कहीं पर ओरिएंटेशन है वो लंबे टाइम के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात की जाती है, विच इज डिस्क्राइब एज ए कंटिन्यूम विद लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जहां पर छोटे टाइम के, कम टाइम फ्रेम के लिए, या सिंपल जब आप डील में हो, जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो, सिर्फ उसी वक्त की सोची जाती है, लंबे टाइम की सोच के नहीं चलते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो यूएसए एंड कनाडा। लॉन्ग टर्म के लिए जहां पर रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात होती है, लंबे टाइम से लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ काम करने की बात होती है, in those countries the example is China and Japan as per these studies actually I'm talking about. Then comes one last one, indulgence and restraint. Indulgence and restraint के basis पर अगर बात करूं, it analyze society tendency to satisfy its need. Countries with high IVR, intelligence rate score, promote the free expression of individual emotions and desire. जहां पर अपने इमोशंस को शेयर करना इजी है। इन मीटिंग सोसाइटी एनकरेज डिस्करेज एंड डिबेट्स, स्ट्रेस मेंटरिंग, कोचिंग एंड फीडबैक एंड सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस। जहां पर अपने इमोशंस को शेयर करना, अपनी डिजायर को शेयर करना, फीडबैक लेना या मोटिवेट करना, या किसी को मतलब किसी को सुनना समझना, लिसनिंग लिसनिंग मतलब वो काफी अच्छा है। कई ऐसी हैं जहां पर अपने आप को आप अच्छे से बात भी नहीं कर पाओगे, अच्छे से अपने आप को खोल भी नहीं पाओगे, आपको रोते हुए भी कई बार सोचना पड़ेगा कि मैं रोऊं या ना रोऊं। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर इंटेलिजेंस एंड रिस्ट्रेंट के बेसिस पर बात होती है, इंटेलिजेंस अक्रॉस द हाईएस्ट इन लेटिन अमेरिका, पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड एंग्लो वर्ल्ड। रिस्ट्रेंट इज मोस्टली फाउंड इन ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो इन सम कंटेक्स्ट अगेन। तो ये 6 कल्चरल डायमेंशंस थे होफस्टेड से रिलेटेड। इनको इंडिविजुअली मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है स्लाइड्स में, जस्ट सेम चीजें हैं, आपको लिखने में हेल्पफुल रहेंगी, बस इनको एक बार पढ़ जरूर लेना आप लोग। अब बात करते हैं जेंडर इश्यूज की नेगोशिएशंस में। जेंडर इश्यूज की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि जेंडर की डिस्पैरिटी जो है वो देखने को मिलती है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लो, आप लीडरशिप पोजीशंस की बात कर लो, सैलरी नेगोशिएशंस की बात कर लो, या फिर जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जो गरीब हैं, जो ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वुमेन्स को एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं मिली है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन और एथनिसिटी। तो नेगोशिएशंस उसी हिसाब से ही इश्यूज भी फेस करने को मिलते हैं जेंडर के बेसिस पर। Gender negotiations refers to the study and exploration of how gender influence the dynamics, strategies, and outcome of a negotiation process. In negotiation, gender play a complex role influencing how individuals perceive themselves and are perceived by others in a negotiation context. जो जेंडर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेगोशिएशन प्रोसेस में। अगर मतलब कोई सामने टेबल पे मेल है या फीमेल है, उस हिसाब से मतलब हमें चीजें डिस्कस करनी जरूरी है। अगर कोई मेल होगा तो हमें डायरेक्टली बात हम रखने में हमें कोई इशू नहीं होगा, हम अपनी बात रखेंगे राशनली, फैक्टफुली, रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात नहीं होती है। वहीं पर अगर कोई फीमेल काउंटर पार्ट है तो वहां पर थोड़ा सा एक डेलिकेट वे में बात करने की जरूरत पड़ती है। वहां पर हमें डायरेक्टली हम राशनली या फैक्टफुली बात नहीं कर सकते हैं, सबसे नहीं कर सकते हैं। ये एवरेज मतलब बात की जाती है, जब भी बात समझाने के लिए की जाती है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ एक मतलब ऐसे भी हैं, मतलब फीमेल्स आपको मिलेंगे जो डायरेक्टली काम करेंगे, उसके अलावा कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ एक है, मोस्ट ऑफ टाइम दे दे वांट ए लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, कि भाई एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जिससे कि फ्यूचर में भी अगर कोई डील या कोई प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व होना पड़े तो कोई इश्यू ना आए। फीमेल्स में मतलब ये चीजें, एक जो लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है उसको ज्यादा मतलब फोकस किया जाता है as compared to male. So research suggests that gender stereotype and societal expectations can shape negotiation behavior and outcomes, often disadvantaging women in the traditionally male dominating setting. जो मेल डोमिनेटिंग सेटिंग्स हैं वहां पर कई बार वुमेन्स को इग्नोर भी किया जाता है, उनके लिए डिसएडवांटेज भी मतलब होते हैं इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल,
studies have found that women are more likely to adopt collaborative and accommodating negotiation style. जो हमने negotiation style की बात किया था यूनिट थर्ड में, तो जो कोलोबरेटिव और अकोमोडेटिंग जो नेगोशिएशन स्टाइल हैं वो विमेंस में ज्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज दे एम्फेसाइज मोर ऑन द रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड एम्पैथिकल पार्ट इन कंट्रास्ट टू द मेन. They may exhibit more assertive and competitive negotiating behavior because they focus achieving individual goals and maximizing output. उनका जो फोकस होता है वो गोल को अचीव करने का होता है, मैक्सिमाइज आउटपुट का होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग को और एम्पैथिक होने का नहीं होता बिल्कुल भी. So by recognizing and addressing the challenges, individuals and organizations can create more inclusive and equitable negotiation environment that contribute to the long-term success and diversity in the decision-making process on the basis of these gender negotiations, on the basis of male and female, accommodating है या competitive है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए है या डायरेक्टली मतलब बिजनेस के लिए मतलब डिस्कस करने के लिए है, उसके बेसिस पर मेल फीमेल के बेसिस पर नेगोशिएट करना. मतलब अगर हम समझते हैं चीजों को बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बेसिस पर नेगोशिएट करना ज्यादा इजी हो सकता है. सो दैट वाज रिलेटेड टू यूनिट 4 with respect to gender dynamics, gender issues, and apart from that, we have discussed about the influence of the culture on the negotiation. Any questions so far? तो 10-15 मिनट लगाते हैं, बस 10 मिनट का टॉपिक है लास्ट हमारा जो 5th यूनिट है, काफी छोटी यूनिट है. 10 मिनट में उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो. इन बिटवीन भी मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्लाइड विद ऑल ऑफ यू. लास्ट यूनिट की स्लाइड है. ओके, तो स्लाइड विजिबल है आई थिंक ना सबको. प्लीज रेस्पॉन्ड Yes, एनीवन. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you Prerna. So now discuss about the unit 5th, which in which we are going to discuss about the ethical issues to guide negotiation. Ethically क्या मतलब कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि एथिक्स को भी अवॉइड बिल्कुल नहीं किया जा सकता है. एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं एथिक्स का ही पार्ट है. तो उससे रिलेटेड बात करते हैं. एथिक्स रेफर टू द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द क्वेश्चंस ऑफ मोरलिटी, distinguish right from wrong, good from bad, just from the unjust action. जो एथिक्स है वही हमें सिखाता है कि क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, रीजनेबल क्या है, अनरीजनेबल क्या है. यू से यू वुड नेवर लाई ड्यूरिंग ए नेगोशिएशन. अगर आप ये बोलते हो कि आपने कभी झूठ नहीं बोला है या आपने नेगोशिएशन में कभी झूठ नहीं बोला है, तो मे बी हो सकता है कि आप शायद रॉन्ग हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर ए जॉब, अगर आप कहीं किसी जॉब के लिए लुकआउट कर रहे हो और आप पर्टिकुलरली उस कंपनी के लिए बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने सारे प्रोसेस, सारा जो स्टेप्स है वो क्लियर कर लिए हैं, लास्ट स्टेप में एचआर मैनेजर आपको पूछता है कि क्या आपके पास में कोई और ऑफर है क्या हमारे अलावा. एंड एट दैट टाइम आप ये मतलब चाह कर भी मतलब झूठ बोल देते हो कि हाँ सर मेरे पास में ऑफर है, बिकॉज आप एक कम्पिटिटिवनेस जो है वो फील कराना चाह रहे हो. आपको पता है कि आपका रोल है, आपका जो ऑफर आपको मिला हुआ है वो कुछ यूनिक है, आपके अलावा उसको काम कोई और कर नहीं पाएगा, तो आपको उस चीज का पता है, तो आप बोल देते हो कि या सर वी हैव आई हैव सम अदर ऑफर्स फ्रॉम अदर कंपनी, जिससे कि आपकी बात को मानने के चांसेस ज्यादा अच्छे हों. क्योंकि जब सामने वाले पर्सन को पता होगा कि इनके पास में ऑफर है, तो मे बी आप जो चाह रहे हो या सिग्निफिकेंटली हायर आपको मिल पाए कुछ. अगेन ये बात मैंने बताया भी था कि ये चीज रिवर्स में भी कई बार हो जाती है, कि कई बार आपको फिर अवॉइड भी किया जाता है कि अगर आपके पास ऑफर है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कंपनी टू कंपनी, रोल टू रोल. तो अगर आप मतलब वहां पर ये बोलते हो कि हाँ सर मेरे पास ऑफर है, तो मे बी हो सकता है कि आपको कुछ हायर सैलरी की रिक्वायर मतलब डिमांड मिल जाए, या आपको कुछ सिग्निफिकेंटली कुछ और ज्यादा अच्छा मिल जाए. तो
मतलब ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यही हमें एथिक्स समझाता है कि क्या गुड है क्या बैड है, राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड व्हाट इज जस्ट फ्रॉम द अनजस्ट actions. While salary negotiations are very intense, high pressure bargaining situation, you had no intention of deceiving a prospective employer. May not have been noticed you were engaging in a deceptive negotiation strategy. Deceptive मतलब कोई चीज को छुपाना या कोई चीज को एलराज करके बताना. So ethics in negotiation can involve expectations of fairness, equity, and honesty, but sometimes, despite your best intention, circumstances might lead you to behave unethically. Ethical issues in negotiation delve into the moral dimension that arise when individual or entities engage in give and take of the concession. So this encompasses a broad spectrum ranging from the honesty and transparency to the fair treatment of the parties involved. चार तरह की अप्रोच हो सकती है एथिक्स से रिलेटेड. अगर आपने ये बोला कि हाँ मेरे पास में सर बहुत सारे ऑफर्स हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ रीजनिंग हो सकती है जो आप समझ सकते हो कि इसके अलावा भी बहुत सारे एथिकल व्यू पॉइंट होते हैं, कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं हमारे सामने, जहां पर ये चार तरह की रीजनिंग हो सकती है उन 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 प्रॉब्लम उन एथिकल डिलेमा से रिलेटेड. लाइक एंड रिजल्ट एथिक्स, कि भाई अंत भला तो सब भला. कि अगर जो मैं बोल रहा हूं या जो मैंने काम किया है या जो मैंने प्रोसेस किया है नेगोशिएशन के टाइम पे झूठ बोला है, अगर प्रोजेक्ट मिल गया, अगर डील फाइनल हो गई, अगर जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हो गई, तो सब कुछ अच्छा हो गया. फिर कोई एथिकल की बात ही नहीं है. द राइटनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय इवेल्युएटिंग इट्स कंसिक्वेंसेस. एथिकल रीजनिंग मतलब ये आप देते हो कि अगर मान लो जो आपने एक्सपेक्टेशन थी आपकी वो मिल गई आपको, तो इसका मतलब सब बढ़िया है. या फिर ड्यूटी एथिक्स सेकंड वन, the rightness of an action is determined by one's obligations to adhere to the consistent principle, laws and social standard that define what is right and wrong. आपकी ड्यूटी है कि आपको कंपनी का प्रॉफिट बनाना है, आपकी ड्यूटी है कि आपको कंपनी के लिए नए नए प्रोजेक्ट लेके आने हैं. तो आपकी ड्यूटी के हिसाब से आप ये बोलते हो कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता या मैं अगर मतलब कोई चीज नहीं छुपाता या मैं सारे फैक्ट्स मतलब रिलीज कर देता, तो मे भी हमें प्रोजेक्ट ना मिलता. तो मेरी ड्यूटी है कि भाई मुझे ये कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लेके आने हैं. अगर वो मुझे मिल रहे हैं तो सब ठीक है, मेरी ड्यूटी के हिसाब से काम कर रहा हूं मैं. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एथिक्स, यहाँ पर जो कस्टम्स हैं, जो नॉर्म्स हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी के, उसके बेसिस पर कोई राइटनेस पाथ जो है वो मतलब ऑप्ट किया जाता है कि ये करना सही है, ये करना गलत है. किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर मान लो जैसे कि कोई मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वहां पर अगर किसी फीमेल को मना किया जाता है काम करने के लिए, और अगर वो इन्वॉल्व होती है काम करने के लिए, तो उसको मे बी मतलब पनिश भी किया जाए, क्योंकि वो सोसाइटी उस तरह की है कि वहां पर मेल डोमिनेशन ज्यादा है. तो वो बोलते हैं कि भाई हमारी सोसाइटी में तो ऐसे ही होता है, हमारे कस्टम ऐसे ही हैं, हमारे यहाँ पर अलाउ ही नहीं है लड़कियों को काम करना बिल्कुल भी. तो उनके रीजनिंग ये हो सकती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एथिक्स के बेसिस पर कि हमारी सोसाइटी के कस्टमर उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से मतलब चलते हैं. एंड द लास्ट वन पर्सनल एथिक्स, यहाँ पर जो इंडिविजुअल अप्रोच है, इंडिविजुअल जो कंसेंसिस हैं, इंडिविजुअल जो कंसाइंस हैं, इंडिविजुअल जो प्रिंसिपल है, मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बेसिस पर अच्छा और बुरा जो है वो डिफाइंड किया जाता है. तो ये चार बेसिक रीजन होती है कोई भी सर एथिकल इशू से रिलेटेड. यस प्लीज. सर इसमें हम राइट रॉन्ग नहीं देखते हैं, हम सिर्फ इसमें देखते हैं कि क्या हमने सोचा है, बेसिक मतलब जो एक्शन हमने बिल्कुल किए हैं. पर्सनल उसमें जो आपने सोचा है वो आपके लिए सही है बस. गलत नहीं सही नहीं, बिल्कुल भी सर होनेस्ट चारों में डिसऑनेस्ट नहीं. ही बेसिकली राइट रॉन्ग नहीं देख रहे हैं हम. नहीं नहीं, चारों में राइट रॉन्ग देख रहे हैं, लेकिन उसका जो रीजन है एक्सप्लेन करने का वो अलग है. रीजन जो है वो अलग है. कहीं पर रीजन हो सकता है कि ड्यूटी के बेसिस पर दे रहे हो, कहीं पर रीजन हो सकता है कि एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा रहा तो इसका मतलब सब बढ़िया है. कहीं पर रीजन है कि भाई सोसाइटी के बेसिस पर रीजन दिया जा रहा है, कहीं पर अपने पर्सनल जो ओपिनियन है, पर्सनल जो प्रिंसिपल है, उनके बेसिस पर बात की जा रही है. तो राइट और रॉन्ग जो है वो तो है सब में ही, पर रीजन जो है उसके देने के अलग अलग हैं कि भाई मेरा मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि मुझे ये काम करना था. जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अजमल कसाब का नाम सबने सुना है. नहीं सर. सुना है। ओके. 2008 में उन्होंने मतलब अराउंड 200 लोगों को मतलब मारा मुंबई में, अटैक किया जो. हाँ ठीक है. जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो वो कंप्लीटली बिल्कुल रॉन्ग था, उसमें कोई कह ही नहीं सकता है कि वो काम उन्होंने अच्छा किया है. लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि अच्छा किया है. इंडिया वाले, इंडिया में कोई सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा
कि अजमल कसाब या जो भी लोग 10 लोग आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने जितने लोगों को मारा वो मतलब सही किया, कोई नहीं कहेगा। बट पाकिस्तान में वो चीज बढ़िया है, उसको शहीद बोला जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि उन्होंने अपने जो जो उनकी ड्यूटी थी, जिस काम के लिए उनको भेजा गया था, वो काम किया उन्होंने आके यहाँ पर। हमारे लिए वो चीज गलत है, बिल्कुल एंटायरली गलत है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा उस चीज को। ठीक है, तो उनका जो एंड रिजल्ट था कि भाई उनका जो टारगेट था उनका ये था कि मुंबई में दहशत फैलाना, इंडिया में टेररिज्म फैलाना, इतने लोगों को मारना। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वो चीज अच्छी लग रही है, ड्यूटी एथिक्स के बेस पे उन्होंने बोला कि हाँ ये काम है। और सिर्फ लड़के ही क्यों आए मारने के लिए, क्योंकि ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई लड़के मतलब उनको जिम्मेदारी होती है अपने देश की रक्षा करने की, अपने देश को मतलब अपनी देश की जो रिस्पेक्ट है उसको अडेर रखने की। ठीक है, पर्सनली अजमल कसाब, अगर आपने मूवी भी देखी होगी वो 26/11 मुंबई अटैक में, तो उन्होंने पर्सनल लेवल पर भी उसको डिफेंड किया है कि कुरान में ऐसा लिखा है। लेकिन जरूरी नहीं है। नाना पाटेकर की वो मूवी है, मुझे पर्टिकुलरली याद है, बहुत अच्छी मूवी है, और वो डायलॉग है कुछ 11-12 मिनट का। अजमल कसाब का जो रोल किया है पर्सन ने, और जो नाना पाटेकर है, उनके वो 11-12 मिनट की जो डायलॉग है ना, वो बहुत बढ़िया है, जिसमें दोनों अपने अपने पॉइंट के बेसिस पर बात करते हैं। और एट लास्ट अजमल कसाब को ये फील कराया जाता है कि भाई तेरी कुरान में ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपकी कुरान में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप अगर लोगों को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। बट उनकी तरफ से उनको लगता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, हमारे जो सैनिक है, हमारे जो आर्मी के मतलब पर्सन है, ठीक है, हमारी जो आर्मी है, अगर वो बॉर्डर पर किसी को मारती है तो वो एथिकली ठीक है, हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं अपनी वो। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है कि अपने बॉर्डर सिक्योर रहें। लेकिन अगर वो सेम काम इंडिया के बॉर्डर के अंदर किया जाएगा, कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी को मारेगा, तो वो चीज गलत है। तो यहाँ पर राइट रॉन्ग तो सब में बात हो रही है, बट उनका जो रीजन देने का है उसका अलग अलग रीजन है। कहीं पर एंड रिजल्ट के बारे में बात की जाती है, कहीं पर ड्यूटी के बेसिस पे बात की जाती है, कहीं पर सोशली कस्टम्स के नॉन पर बात की जाती है। जैसे कि आई एम सॉरी टू से दैट अगेन, देखो एग्जांपल्स हैं, शेयर करने पड़ते हैं, और सोसाइटी की भी सच्चाई है। कभी कभी मतलब वो हमें मतलब कई बार अपने मुंह से कहनी भी पड़ती है, बता दो सबको ही है। जैसे कि मान लो फीमेल फिटिसाइड की बात करो, ठीक है, एक टाइम पे एक ऐसा हाल था कि भाई हर कोई अपने मतलब जो बेबी होता था उसको मतलब जो जो ये डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी जो मतलब है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता कर लेते थे कि लड़का है या लड़की है। फिटिसाइड उसकी वजह से, फीमेल फिटिसाइड के जो केसेस थे वो बहुत हाई थे, क्योंकि एक कस्टम है कि भाई एक लड़के का होना जरूरी है, ऐसा माना जाता था, माना जाता है इवन दो अभी भी कुछ सेटिंग्स में। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो जो लोग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन दे आर किलिंग वन पर्सन, दे आर किलिंग बिफोर इवन टेकिंग द बर्थ। तो वो कस्टम के हिसाब से अपने आप को बोल रहे हैं कि हम तो ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमें तो लड़का चाहिए है। बट दैट इज एंटायरली लॉन्ग, एथिकली भी अनएथिकली भी कोई भी बात कर लो, बिल्कुल एंटायरली रॉन्ग है वो चीज। बट दे आर सेइंग कि भाई कस्टम ऐसा है, लड़का नहीं होगा तो कैसे आगे परिवार बढ़ेगा, कैसे जीन्स आगे बढ़ेंगे। वो एक सेइंग है कहने की। आज वो सिचुएशन चेंज हो रही है। आज के टाइम में कहीं मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, जो मेट्रो सिटीज में हैं, जो एजुकेशन जिनके पास में अच्छी है, दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मेल और फीमेल। लड़का और लड़की को क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, बोथ आर मीन्स आवर पार्ट ओनली। ठीक है, तो रीजनिंग का लेवल जो है वो अलग अलग होगा। बाकी राइट और रॉन्ग की बात जो अप्रोच है वो आप सही कर रहे हो। ओके प्रेरणा। ओके सर। तो कुछ एक इश्यूज हैं एथिकल कंडक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे डिसेप्शन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्लोटेटिव टैक्टिक्स, ब्रीच एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, अनफेयर प्रेशर। पढ़ लेना सिंपल इनको, इश्यूज एंड कंसिक्वेंसेस वगैरह सब मतलब इसमें शेयर किए गए हैं, क्या इशू है, क्या बोल रहा है इस पर्टिकुलर कंडक्ट में, क्या कंसिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्रॉस कल्चरल इश्यूज, एथिकल ब्लाइंड स्पॉट, फेलियर टू होनर एग्रीमेंट, तो उस केस में क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या अंडरलाइन कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर इस तरह की कंडक्ट मतलब कोई एथिकल उसमें मतलब एथिकल इश्यूज से रिलेटेड अगर कोई करता है, तो आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। नाउ कॉन्समन, कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन सी टेक्निक ऐसी हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं जो एथिकली सही हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो फर्स्ट टू टैक्टिक्स हैं, फर्स्ट जो टू जो स्ट्रेटजी हैं, दे आर एक्सेप्टेबल। कि भाई ट्रेडिशनली कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग, आप कहीं ना कहीं अपने आप के अपने ऑफर को इन्फ्लेट करके दिखाओ, जिससे कि जो आप चाह रहे हो उस लेवल तक बात बन जाए।
या फिर इमोशनली मैनिपुलेट करना, फेकिंग एंगर, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, फेकिंग सेटिस्फेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मिस रिप्रेजेंटेशन की बात है, मिस रिप्रेजेंट टू द अपोनेंट नेटवर्क, इन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन गैदरिंग और ब्लफिंग, तो ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ये सोसाइटी में मिलती हैं। फैक्ट्स को छुपाया जाता है, मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सारी चीजें वर्बली होती हैं। अगर वही चीज मेल पे मांग ली जाए तो हम अवॉइड करते हैं उस चीज को बोलना। जैसे मैं बताता हूँ मेरे बारे में, मैंने एक पर्सनल लोन लिया, तो वर्बली मुझे बोला गया कि सर आप ये जो लोन ले रहे हो ना, आप जब भी इसको क्लोज कराओगे तो उसमें आपके 0% चार्जेस लगेंगे 1 साल के बाद में। लेकिन ऐसा कुछ पॉलिसी में मेंशन नहीं था और मैंने भी ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तो मैंने जब उसको 1.5 साल के बाद में क्लोज करने के लिए मैं गया, तो दे आर आस्किंग मी टू पे 40,000 ऑन एंड अबोव। मैंने पूछा क्यों ऐसा? बोले सर इसमें मतलब आपको है कि अगर आप इसको मतलब प्री मैच्योर अगर आप इसको वाइंड अप कराओगे, बंद कराओगे, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। 40,000 इज नॉट ए लेस अमाउंट। ओके। तो लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं मिसरिप्रेजेंट किया गया, वर्बली बात किया गया, फोन पे बोले कि सर आप मेरे को कोई मतलब कोई आप मुझे बता दो कोई प्रूफ। भाई अगर किसी को इतना दिमाग हो कि वो पहले से रिकॉर्डिंग करे रखे कि हाँ फ्यूचर में 1 साल 1.5 साल के बाद में ये इश्यू आने वाला है, तो मैं रिकॉर्डिंग रख लेता हूँ, ठीक है, तो सब काम मतलब अच्छे हो जाए। बट उस टाइम पे फिर मैंने जैसे भी करके मैनेज किया उसको, और 40,000 तो मैंने पे नहीं किए, मैंने 20,000 पे किया, और वो जो पर्सनल लोन था उसको मैंने बंद कराया। तो कई बार इस तरह से भी चीजें आ जाती हैं कि मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, गलत चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जो कि एंटायरली अनएथिकल है, या ब्लफ किया जाता है, झूठ बोला जाता है। तो ये लास्ट है डिसेप्शन बाय ओमिशन। कुछ एक चीजें जो है वो छुपाई जाती हैं या झूठ बोला जाता है, ठीक है, मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, failing to disclose information that would benefit to the other party, or misrepresents by the commission, actually lying about the issue, झूठ बोलना ओपनली या सच को छुपाना, ये डिसेप्शन है बाय ओमिशन और वर्सेस कमीशन। तो उसमें डीलिंग मतलब कैसे डील किया जा सकता है डिसेप्शन को? आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चंस, रिफ्रेश क्वेश्चंस टू अनकवर द आंसर विद द स्किन which skirt the truth, force the other party to lie to your face and back off, test and the other party by asking a question you already know the answer to, hold the tactic, indicate your displeasure, ignore the tactic for a relatively minor aspect, discuss and help the other party shift to more honest behavior। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं सच निकल के आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप उस चीज पर पूछो जो आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीज ऐसी है, मुझे पता है इसके बारे में, आपको फैक्ट पता है, आप उस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछोगे सामने वाले को, देखो कि वो जो आंसर दे रहा है वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। जो चीज आपको पता है अगर वो फिट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है इसका मतलब सामने वाला पर्सन कहने के झूठ बोल रहा है। मतलब आस्किंग द क्वेश्चन विच आंसर यू ऑलरेडी नो। या फिर सामने वाले को सामने बोलो कि आप ये चीज गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, जैसे कि वो अपने आप को डिफेंड ना कर पाए और वो फिर सच बोले आपसे, ठीक है। या कुछ ऐसा है जो आपको पता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है और जानबूझ के आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे फायदा तो मिलने ही वाला है, तो वो भी एक चीज हो सकती है। या फिर आप सामने वाले पर्सन को होनेस्टली कम्युनिकेट करो कि ये चीज बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, भाई तू कुछ ना कुछ इसमें छुपा रहा है, मुझे बता दे सच क्या है। जिससे कि वो कहीं ना कहीं एक मतलब एक उसको मतलब कहीं ना कहीं वो डिफेंड करने का मौका उसको मिले, कि वो आपको कुछ अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद में सच बता पाए। तो ये कुछ एक मतलब डीलिंग है डिसेप्शन के लिए, जहां पर आपसे झूठ बोला जा रहा है या कुछ फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है डील करते वक्त। तो ये कुछ एक एथिकल इश्यूज थे on the basis of these four approaches, and then these ethical issues which has some consequences. So about with this our unit 5th also complete, the revision of entire syllabus is complete. If you people have any question you can ask me. है कोई क्वेश्चन किसी का? सर अगर इथिक्स के वजह से नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो इंफॉर्मेशन क्या मिस रिप्रेजेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो अगेन मतलब अभी जो मैंने बताया आपको कि एंटायरली ये कॉल इंडिविजुअल लेवल पर होती है, बट अगर कहीं अगर आप कुछ ऐसा मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो जो कभी, देखो मिस रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा निकल के जरूर आती है लेट सवेर। हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि यार चलो अभी कंपनी में मैं अभी हूँ, 2 साल बाद रहूं ना रहूं बाद में देखा जाएगा जो होगा, लेकिन उससे आपकी कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो डेफिनेटली डाउन होगी ही होगी फ्यूचर में। तो इस चीज को ना ही किया जाए तो ज्यादा बेटर हो, क्योंकि वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं निकल के जरूर आएगा। ओके।
यस सर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। अभी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, पहले जो भी सिलेबस वगैरह था कंप्लीट हो चुका था, आज रिवीजन क्लास भी हमने की है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं फेस टू फेस आप लोगों को नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि ये ऑनलाइन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ऑनलाइन में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हैं। एज ए टीचर मतलब हमें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल आप लोग मतलब ठीक है कनेक्ट हो, और आप लोगों को डिग्री लेनी है, आप लोग काफी अच्छे से पढ़ाई भी करते हो, सभी के सभी मेहनत कर रहे हो, फाइनल सेमेस्टर में हो अभी। बट फिर भी अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, जो भी जैसा भी कम्युनिकेट हुआ, जैसा भी मतलब इंटरेक्शन हुई हमारी या आपकी, या जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा पाया पिछले 15-20 क्लासेस में, आप में से कोई भी फीडबैक देना चाहे मेरी क्लास से रिलेटेड। सर आपके एग्जाम्पल्स जो हर एक टॉपिक में आप एग्जाम्पल्स देते हैं, उससे अगर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। और परसुएशन में भी आपने जो एक स्टार्टिंग में ही एक इंट्रो दे दिया था मैनेजर का और एक मतलब एम्प्लॉय का, वो पूरा ही क्लियर हो गया था कि उससे आगे मतलब परसुएशन में है क्या। ओके, थैंक यू। एनी अदर, कोई और बोलना चाहे? एग्जाम्पल सर बहुत ही रियलिस्टिक है, आपका जो भी एग्जाम्पल है रियलिस्टिक है और बहुत ही रिलेटेड है। सो कीप डूइंग सर। अगर आप कभी भी स्टडी किसी को टीच कर रहे हैं तो इसी तरह का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मतलब आई फील कि मतलब आइडियली टीचर को ऐसे ही इंफॉर्मेशन या ऐसे ही एग्जाम्पल देना चाहिए जो उस टॉपिक को ज्यादा को रिलेट कर पाए, जिससे स्टूडेंट को जो है रियल वर्ल्ड में भी वो उसको एग्जाम्पल कोट कर पाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सो बोलिए। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल आज के क्लास में भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड दिया है। सो कैन आई use that example in the exam also? I can give that Definitely, example. any kind of examples you can quote, any kind of examples. It's not Okay. related to political parties. Even though if you are belong to HR, it's not like that you can't give example related to marketing or sales. क्योंकि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। एक टीचर का जो मतलब एक मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि आपको वो समझ में आ जाए। यूज करने के कंटेक्स्ट अलग अलग हो सकते हैं। बट सर बिल्कुल। कुछ फ्रेंड कुछ बोलते हैं ऐसे कि जो है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड एग्जांपल दे रहे हो और वो एग्जांपल ऐसा है कि जो सेकंड पार्टी जो एग्जामिनर है उसको वो उस प्रो नहीं, वो एक मतलब वो एक डिफरेंट तो चीज उस है। तरह से वो यूज करेगा, तो ऐसा कुछ होता है या आप तो ऐसा मतलब बी करते होंगे? डिप्लोमेटिक, बी डिप्लोमेटिक। ओके। अभी मान लो अगर मैंने भी आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का या बीजेपी का एग्जाम्पल दिया है, तो क्या आप उन एग्जाम्पल से ये पता लगा सकते हो कि मैं किस पार्टी को फेवर करता हूं? नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैं उस कंटेक्स्ट में बात ही नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सम कॉमन पॉइंट। तो अगर ओके। वो आप अगर डिस्कस करते हो, वो आप लिखते हो, तो डेफिनेटली उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप एंटायरली ये बोल देते हो कि भाई राहुल गांधी बढ़िया है या मोदी बढ़िया है या बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है या आम आदमी पार्टी अच्छी है, तो मे भी हो सकता है कि शायद जो चेक करने वाला हो वो ऑफेंड हो जाए। तो ऑलवेज बी डिप्लोमेटिक, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी। गॉट इट। ओके। Yes, sir. Sir, I also want to give you the feedback. Well, the classes were very good, definitely. And sir, I like to think that earlier the case studies which you were telling in the normal classes, that helped a lot. The examples you were giving and the way you taught it, because there were some points even I also was not getting it. Might be it was the first time, but now now I have cleared all my doubts till now. ओके, थैंक यू सुनिधि, Yeah, अमृत एंड प्रेरणा। यस a यस lot, sir. यस प्लीज। ओके, कोई कुछ कुछ मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट? वैसे तो बिलीव मी, मीन्स मुझे पता है मेरा वे अभी थोड़ा सा बस वही है कि ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अदरवाइज अगर मतलब फिजिकल क्लास होती तो बहुत अच्छा रहता और भी ज़्यादा। बट स्टिल मतलब जैसा भी था जो भी था, मतलब आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराना था, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि जहाँ जैसा भी हो पाए आप लोगों को कम से कम प्रॉब्लम हो। एंड अगेन आप लोग स्लाइड जरूर पढ़ लेना। अगर किसी को टाइम मिले बुक पढ़ने का तो बुक भी पढ़ सकते हो, आपकी बुक अवेलेबल है, बट स्लाइड जरूर पढ़ लेना सारे के सारे। प्रेरणा, मैंने आपको स्लाइड मेल की है बच्चे, आपको मिल गई है? यस सर, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं। मतलब अब तो मिलना नहीं होगा, आई एम सॉरी टू से दैट, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल मींस ऑन द फ्यूचर एंडेवर्स।
और आप फ्यूचर में काफी अच्छा करें। जहां जिस कंपनी में काम करना चाह रहे हो या एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो या वर्किंग हो, तो आप अच्छा करते रहो, ग्रो करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। Thanks, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।